हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। आज हम लोग आपका 26 से 30 अप्रैल का जो अरुणाचल टाइम्स का न्यूज़पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें एक आर्टिकल था, इम्पोर्टेंट था, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको इन्फॉर्म कर दूं, हमारा एपीपीएससी के रिगार्डिंग बैच चल रहा है। दो कोर्सेज हैं, एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, एक आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस स्पेसिफिक है। दोनों ही कोर्सेस आपका रनिंग है। 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, वो जल्द ही फिल होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारी डेमो क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अटेंड करना चाहते हैं, जहां पर हम आपको फ्री स्ट्रेटेजी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ से डायरेक्ट हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री डेमो ग्रुप, और गाइडेंस वगैरह भी वहां जो मिलेगी उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये जितना भी आपका अरुणाचल टाइम्स का डिस्कशन हो रहा है उसकी पीडीएफ की भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज है आपकी वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व। अब मलेरिया डे कैसे सेलिब्रेट करा, दैट इज नॉट अवर पार्ट ऑफ थिंग, यानी वो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है सर वर्ल्ड मलेरिया डे है क्या, किस दिन मनाया जाता है। आपके एग्जामिनेशंस में खासतौर से जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होते हैं, स्पेशली जो एपीएसएसबी में, वहां पर डेज और डेट्स पूछता रहता है। कभी आपसे एनवायरमेंट डे पूछ लेगा, कभी लेबर डे पूछ लेगा। आज यहाँ पर इसी तरह से हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। तो वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ अप्रैल। सबसे पहली चीज आपको ये नोट कर लेनी है, इट इज सेलिब्रेट ऑन 25th अप्रैल। अब मलेरिया क्या है, आपका एक डिसीज है, और ह्यूमन डिसीजेस पे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ योर जी के पार्ट। तो मलेरिया से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछेगा, या कोई भी अगर आपका ह्यूमन डिसीज है उस पे दो चीजें आप हमेशा हमेशा अपने साथ रखिए, ध्यान रखिए। सबसे पहले जो भी बीमारी है वो आपका बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, पैरासाइटिक है, किस तरह से वो बीमारी हो रही है वो आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन उस पे ही बनते हैं। दूसरा, अगर उसकी कोई वैक्सीनेशन है या उसका कोई ट्रीटमेंट है उस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट है आपका, उसमें ड्रग्स पूछ लेता है हम कौन कौन से लेते हैं, लाइक जैसे रिफैम्पिसिन लेते हैं। इसी तरह से आपका मलेरिया पे कुछ सर्टेन स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वो तकरीबन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए मलेरिया सर क्या है, बैक्टीरियल है, फंगल है, क्या है। तो सर इट इज अ पैरासाइटिक, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से ये डिसीज क्रिएट होती है। ठीक है, तो जो पैरासाइट है is transmitted to humans through the bites of infected female Anopheles mosquito. Anopheles mosquito इस पैरासाइट को अपने साथ लेके आता है और इसे हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, जो फीमेल आपका जो एनाफिलिस मॉस्किटो है वो आपके बॉडी में जब ब्लड सक करती है तो इस पैरासाइट को आपकी बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको मलेरिया जैसी बीमारी होती है। मलेरिया के सिम्टम्स क्या है, आपको ठंड ज्यादा लगेगी, फीवर आएगा, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया के लिए जो मेडिसिन है वो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरोक्विनिन, या हाइड्रो नहीं भी लगाओ तो क्लोरोक्विनिन ये नाम याद रखिएगा। दिस इज द फेमस नेम, ड्रग का नाम है जो आपका मलेरिया में यूज होता है, क्लोरोक्विनिन। अब ये किससे बनता है ये भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है। ये जो आपका मलेरिया का ड्रग है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। ठीक है ना, बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। तो मलेरिया के रिगार्डिंग पहला पॉइंट ध्यान रखना है, इट इज पैरासाइटिक, ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल एनाफिलिस। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, इसके लिए जो ड्रग है क्लोरोक्विनिन। तीसरा ध्यान रखना है, इसका जो ड्रग है इट इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। तो ये तीन पॉइंट मलेरिया के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं। एक पॉइंट, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th अप्रैल, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो चार फैक्ट हमने यहां से जाने हैं आपका इस न्यूज एनालिसिस से, इसीलिए मैं इसको एनालिसिस का नाम दे रहा हूं। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना होता तो मैं ये बता देता कि भाई थर्सडे को हुआ था, ये हुआ था, बात खत्म। बट हम एनालाइज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, वो पॉइंट्स एक्सपेक्ट करने हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आए। और ये वैल्यू एडिशन एनालिसिस है,
क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ वही डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो लिखा है, उसके बियॉन्ड भी अपने एंड से ये सारे पॉइंट आपके में एड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सर आपका स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है, जो लिखा है वही पढ़ लो। डस्टी बेकर विंस बेसबॉल डाइजेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर ये क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आएगा बेसबॉल डाइजेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? डस्टी बेकर को मिला। तो इसमें एज सच कोई बहुत डिस्कशन की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, अब जैसे वर्ल्ड मलेरिया डे है, उसी तरह से वर्ल्ड वेटी डे कह लो या फिर वेटरनरी डे। वेटरनरी क्या होते हैं सर? वेटरनरी डॉक्टर्स आपने सुना होगा, ठीक है। वेटरनरी डॉक्टर्स आप समझते होंगे, जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? वेटरनरी डॉक्टर्स। तो वेटरनरी साइंसेज भी आप समझ पा रहे हो कि किससे रिलेटेड है। तो वर्ल्ड वेटरनरी डे सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है ना, कहां पर? आपका अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में। इसको ध्यान रखिएगा ना। दिस डे एम्स टू awareness about the crucial role veterinarians play in maintaining the health and welfare of animals and humans alike. इसको ध्यान रखिएगा। ओके अच्छा, इसमें एक इंफॉर्मेशन मिस हो रही है आई थिंक, हाँ वो मुझे नहीं दिख रही, मैंने लिखा नहीं है इसमें कि ये किस दिन सेलिब्रेट होता है। तो ये ध्यान रखना सर, मेन इंपॉर्टेंट चीज तो अपन मिस कर गए। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 27 अप्रैल। पीडीएफ में डाल दूंगा मैं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 27 अप्रैल, ठीक है। तो मलेरिया डे 25 अप्रैल, वर्ल्ड वेटरनरी डे 27 अप्रैल। देखो अलग से याद मत करना डेज एंड डेट, जो भी न्यूज में आते रहे बस उनको याद करते जाओ। आप ये नहीं सोचना कि मैं सारे दिन एक दिन बैठूंगा रटूंगा या रटूंगी, ऐसा नहीं करना है। जो भी आते जाए न्यूज में उनको नोट करते जाइए। जस्ट मेक श्योर कि आपने जो डेज एंड डेट्स पढ़े हो वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे जो आपका एडिटोरियल है, इट इज रिलेटेड टू चाकमा हजोंग इम्ब्रोग्लियो, अ प्रिजनर ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए अरुणाचल के लोग जानते होंगे चाकमा हजोंग लोग कौन है, तो उनको रिलेटेड अभी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, तो उससे रिलेटेड ये आपका एडिटोरियल लिखा है। एडिटोरियल किसने लिखा है? इट हैज बीन रिटेन बाय द फाउंडर ऑफ द चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया है उसके फाउंडर ने ये एडिटोरियल लिखा है। अब देखिए अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस हम इसी पॉइंट की वजह से पढ़ते हैं कि ऐसे मुद्दे जो हमारे स्टेट को इफेक्ट करते हैं, ऐसे मुद्दे जो हमारे स्टेट के ज्यादा रेलिवेंट हैं, वो नेशनल इशू में शायद उतना कवर अप नहीं हो पाए और एग्जामिनेशन में आपका लोकल इश्यूज पे सवाल बन सकते हैं। इसलिए हमने आपका ऐसे मुद्दों को कवर करने के लिए ही अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस स्टार्ट किया है। तो ये अपना नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक आप इसे इशू कह सकते हैं, है ना। अब ये इशू क्यों उठा? वैसे तो आपका बहुत पुराना इशू है, अभी मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देके समझाऊंगा। साथ ही साथ ये जो पूरा एडिटोरियल है ना, जो आपका ऑथर है उन्होंने जो भी ये पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसमें जो भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो मेरे पॉइंट्स नहीं है, वो ऑथर के पॉइंट्स हैं। हो सकता है आप एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन वो मेरे पॉइंट्स नहीं है। आई एम जस्ट क्या कहते हैं, कन्वेइंग द पॉइंट्स ऑफ द ऑथर, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। और दूसरी चीज ये कि आपका ये जो पूरा इशू है, अभी तक चाकमा हजोंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, है ना। तो एक बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश इन्होंने की है, एक पूरा एक अभी तक जो जो इश्यूज हुए उनको समझाने की कोशिश की है। तो वो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको और डेवलप करेगा, इसलिए मैं ये आपका एडिटोरियल यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले सर आप ये समझो चकमा हजोंग है कौन। चकमा जो है वो बुद्धिस्ट है, हजोंग जो है वो आपका हिंदू ट्राइब है। ये आपका कहां से आए हैं? ये सर आपका जो पहले 1964 से 66 के बीच जो ईस्टर्न पाकिस्तान वाला एरिया था, आज जो वो बांग्लादेश है, वहां से रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से कुछ लोग हिंदुस्तान में एंटर करते हैं एज रेफ्यूजीज, ठीक है। तो अराउंड इनकी 60 to 65,000 अभी मैं आपको बताऊंगा, हाँ 65,000 आबादी है। तो वो आपका यहाँ एंटर किए हैं, तो यहाँ पर 1964 से 60 के बीच ये लोग आए हैं। तो पहले ये जिस रीजन में रहे थे वो कहलाता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब वही रीजन आपका क्या बन गया है? अरुणाचल प्रदेश। तो उस टाइम अरुणाचल नहीं था, उस टाइम नेफा होता था। अब वही एरिया क्या बन गया है? अरुणाचल प्रदेश। तो जब वो वहां से भाग के यहाँ आए थे तो उन्हें नेवा में सेटल किया गया था, नेफा में। अब वही नेफा बन गया है अरुणाचल प्रदेश। तो अब ऑब्वियसली बात है
रेफ्यूजीज दूसरे देश से आए हैं, तो जो हमारे लोकल के लोग हैं उनके लिए तो एक सिक्योरिटी इशू हमेशा रहेगा, है ना, एक कंसर्न हमेशा रहेगा। तो उसी के रिलेटेड जो क्लैशेस चले हैं और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको इनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देख लेते हैं। चलिए सर, तो चकमा हजोंग मैंने आपको बता दिया ये कौन है, ये कहां से आए हैं। अब देख लेते हैं सर ऑथर क्या कहना है। अच्छा, ये अभी किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, इसका कॉन्टेक्स्ट भी एक बार मैं बता देता हूं। कॉन्टेक्स्ट सर आपका इतना है, हुआ क्या था, अभी जब इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन के टाइम पे आपका जो एमपी साहब है किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा था कि जो चकमा हजोंग के लोग हैं उनको रिलोकेट किया जाएगा आसाम में। लेकिन जो आसाम के सीएम हैं उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई हमारी केंद्र सरकार से कि उन्हें रिलोकेट किया जाएगा आसाम में। तो एक कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि भाई पॉलिटिशियंस के आपस में ही मिसकम्युनिकेशन है, और उसके चक्कर में फंस कौन रहे हैं, चकमा हजोंग के लोग फंस रहे हैं। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर आपका जो इनका ऑथर है, जो ये चकमा आपका फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं, should 65,000 Chakma and Hajongs with about 7,700 voters be an issue in the parliamentary elections of 1.4 billion people। यानी सबसे पहले तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि भाई देश की आबादी 1.4 बिलियन है, उसमें चकमा हजोंग के लोग की आबादी 65,000 है, उसमें भी सिर्फ मात्र 7,700 वोटर्स हैं। तो वो इशू बन पाएगा, तो कुछ उन्हें लग रहा है खास बन नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कोई पॉपुलेशन नहीं है जिसको रिझाने के लिए पॉलिटिशियंस कोई वादे करें या उनके लिए कोई काम करें। In normal circumstances, their existence is still unlikely to be noted in such election। तो इतने बड़े इलेक्शन में तो उनकी जो पहुंच है ना, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो नोट की जाए, वही अपने आप में बहुत अनलाइकली है। फिर भी आपका जो किरण रिजिजू जी हैं, उन्होंने जो कहा, फिर आसाम के सीएम ने जो कहा, ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। अब वो ये कह रहे हैं इट इज अ केस ऑफ डेजावू। अभी जो हुआ है इट इज अ केस ऑफ डेजावू, यानी डेजावू तब कहते हैं जब सेम सिचुएशन पहले भी हो चुकी हो। एक बार और ऐसा हुआ था 1994 में, तब कांग्रेस के सीएम जो थे आपका 1994 में जेजोंग अपांग जी, उन्होंने भी थ्रेटन आउट किया था कि हम भाई चकमा को अरुणाचल से निकाल देंगे। तो उस टाइम वो जाएंगे कहां, आसाम जाएंगे अगर अरुणाचल से निकाले जाएंगे। तो उस टाइम जो आसाम के कांग्रेस के सीएम थे, ठीक है, देखो दोनों जगह ही किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो एक स्टेट के कांग्रेस के सीएम कह रहे हैं निकाल देंगे, और दूसरे स्टेट के कांग्रेस के सीएम जो हितेश्वर साइकिया जी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वो एंटर करेंगे तो हम उन्हें शूट एट साइट कर देंगे। तो उनका जो ऑर्डर था उससे काफी लोग गुस्सा भी हुए थे कि भाई ऐसे कैसे किसी को गोली मार दोगे। तो वो एक इंटरनेशनल इशू बना था, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रोटेक्शन मांगी थी, तो ये सब इशू चला था। यानी तब भी ऐसा इशू था कि दोनों साइड में कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था थॉट को लेके। आज भी सेम सिचुएशन है, आसाम और अरुणाचल दोनों में बीजेपी की सरकार है, सेम गवर्नमेंट की, मतलब सेम पार्टी की गवर्नमेंट है, बट स्टिल एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है चकमा हजोंग इशू को लेकर। सेम उन्होंने कहा 1994 में क्रिएट हुआ था, ठीक है। अब चकमा हजोंग ने दोबारा कभी वापस ही देखा, लेकिन 30 साल बाद वो कह रहे हैं सेम वही सिचुएशन आपका हो गया। अब जो आइडिया है 65,000 चकमा को रिलोकेट करने का, ऑलमोस्ट 60 years आफ्टर देयर सेटलमेंट डिफाइज लॉजिक एंड लॉ। अब जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि भाई अब वो लोग 60 साल से यहां रह रहे हैं, तो अब उनको रिलोकेट करना ये लॉजिकल भी नहीं लगता है, और एज सच लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखोगे तो इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल कि आप किसी को भी ऐसे ही रिलोकेट कर दो, ठीक है। और इस तरह की कोई प्रेसिडेंस भी नहीं है। प्रेसिडेंस मतलब इस तरह का हमारे अभी तक की हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल भी नहीं देखने को मिलता है कि जहां पर कोई पॉपुलेशन, कोई रेफ्यूजी पॉपुलेशन सालों तक रह रही थी, फिर उसके बाद उसे वापस रिलोकेट कर दिया गया किसी जगह पर। हाँ, इस तरह के आपको प्रेसिडेंस जरूर मिलते हैं। द ओनली प्रेसिडेंस एग्जिस्ट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द माइग्रेंट्स वेयर दे फ्ली। यानी ऐसा जरूर हुआ है कि भाई कोई अगर माइग्रेंट है या कोई रेफ्यूजी है, किसी एरिया में जाके कहीं बस गए, तो फिर वहां उन्हें वहां रहने लगे और वहां उनको एक्सेप्टेंस मिल गई, ऐसा देखा गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका त्रिपुरा ने जो मिजोरम से ब्रूज आए थे,
ठीक है, उनको एक्सेप्ट कर लिया 1997 में। और जो आंध्र प्रदेश है, उस टाइम तेलंगाना वाला हिस्सा भी आंध्र प्रदेश में था, ठीक है, तो वहां पर 50,000 ट्राइबल्स आए थे। माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट जब चल रहा था छत्तीसगढ़ में, तो वहां से डिसलोकेट हो गए आंध्र प्रदेश आए थे 50,000 ट्राइबल्स, उनको भी एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी तरह से एक आपका जो एक बड़ा मेजर इशू आप जानते हो, 4,50,000 जो कश्मीरी पंडित्स हैं, जो कश्मीर से आपका उनको निकाला गया था, वो भी उनको भी जम्मू, दिल्ली, हिमाचल यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि भाई किसी को दोबारा से सालों बाद रिलोकेट करो, वो बात अलग है, उनको वहां पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ऐसा यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं। अब इसके बाद ऑथर ने ये कहा है कि नो स्टेट गवर्नमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट कैन एक्सेप्ट रीलोकेशन ऑफ द चकमास एंड हजोंग गिवन द सेंसिटिविटी ऑफ द आउटसाइडर इनसाइडर डिबेट। अब अगर आप रिलोकेट करोगे तो दूसरा स्टेट कहेगा भाई हम क्यों ले उन्हें, और वो आउटसाइडर इनसाइडर डिबेट हमेशा चलेगी कि वो लोग ऐसा भी नहीं इस कंट्री के ही किसी हिस्से से आए हो, वो लोग आपका कहां से आए हैं, जो हमारे देश के बाहर का हिस्सा था, ठीक है, आफ्टर पार्टीशन 64, 65, 66 के बीच, तो वहां से वो यहाँ पर एंटर किए हैं, है ना। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अभी ऑथर ने बताया कि जितने भी एग्जाम्पल दिए वो सारे एग्जाम्पल हमारे इंटरनल ही थे, है ना, ऐसा इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं था कि बाहर के किसी रेफ्यूजी को या एज सच एक्सेप्ट कर लिया हो। हाँ, बस एक आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो तिब्बत के रेफ्यूजीज है, उन्हें एक्सेप्ट किया गया है ना। तो ऐसा कोई यहाँ पर आपको कोई स्टेट नहीं है उनको एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है। और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट हैज बीन डिफाइंड बाय एंटी फॉरेनर एजिटेशन। और साथ ही साथ देखो जब सीएए भी लाया गया था, देखो एंटी फॉरेनर एजिटेशन से डिफाइन होता है नॉर्थ ईस्ट, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर मतलब इस चीज को बड़े ही क्रूशियल तरीके से देखा जाता है कि भाई बाहर से ऐसा ना हो कि कोई हमारा फॉरेनर एलिमेंट हमारे एरिया में घुसे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया वैसे भी एक कल्चरली एस्पेक्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट एरिया है ना। वहां पर हर एक आपका ट्राइब ले लो, हर एक एरिया ले लो, उनका अपना कल्चर है, तो वो नहीं चाहते कि उनके कल्चर में किसी तरह का इंटरफेरेंस हो, किसी तरह का आपका वहां पर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो। तो इस वजह से जो बाहर के अगर कोई रेफ्यूजीज आते हैं तो उनको वहां पर उतना एक्सेप्टेंस मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा आपका ऑथर का मानना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो सीएए था इट वाज बीइंग ब्रॉट इन द दिसंबर 2019। अब देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था, वो लाया तो इसीलिए गया था क्योंकि आपका जो अदर स्टेट्स है ना, अपना जैसे आपका जो आपने जो 6 कम्युनिटीज हैं, जो रिलीजन्स हैं, आपका हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ठीक है, पारसी हो गए, क्रिश्चियंस हो गए। तो ये जो माइनॉरिटीज हैं जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं, जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो वहां से जो माइनॉरिटीज भाग के, है ना, रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से हिंदुस्तान आए हैं, है ना, उस कंट्री के माइनॉरिटीज, ये 6 रिलीजन के लोग, तो उनको सिटीजनशिप देने का जो प्रोविजन है वो करता है आपका सीएए 2019। अब लेकिन ये मुद्दा आपका नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा सीरियस बन जाता अगर यहाँ इंप्लीमेंट होता, इसीलिए गवर्नमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को नॉर्थ ईस्ट में इंप्लीमेंट करने से बचती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या भाई सीधा सीधा है, जहां पर आईएलपी लगा है वो वाली एरिया हटा दो, 6 शेड्यूल वाला एरिया हटा दो, ठीक है। तो ये एरिया अगर आप हटा दोगे तो ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट आप कह सकते हो आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के परव्यू से बाहर कर दिया। बस आसाम का कह सकते हो कुछ ही हिस्सा बाहर हो रहा है, आसाम में पूरी तरह से ये बाहर नहीं हो रहा है 2019 वाला एक्ट, बट हाँ बाकी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देख लो तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एज द 6th शेड्यूल स्टेट इसमें एग्जाम्प्ट हो गए, ठीक है। अब जो चकमास हैं had submitted their citizenship application under section 5 of the citizenship act, तो इसीलिए जो चकमास हैं वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का यूज नहीं कर सकते सिटीजनशिप गेन करने के लिए, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है ये आपका ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट में तो वैलिड ही नहीं है, तो इसलिए वो सिटीजनशिप एक्ट का यूज करते हैं, ना कि इस अमेंडमेंट का यूज करते हैं। ये आपका ऑथर का कहना है।
अब इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई 24 अप्रैल को क्या हुआ था, जो मिजो जिरलाई पॉल है, ये क्या है सर, ये मिजोरम की आपका स्टूडेंट यूनियन है, जैसे अपना अरुणाचल में आपसू होता है, ठीक है। इसी तरह से एमजीपी क्या है, वहां की मिजोरम की एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनकी जो चंपाई ब्रांच थी, उन्होंने एडवाइजरी इशू करी रेस्ट्रिक्टिंग द चिन रेफ्यूजीज फ्रॉम परचेजिंग लैंड और ओनिंग बिजनेसेस इन द एरिया। ये चिन रेफ्यूजीज कौन है, ये सर आपका म्यांमार से आए हुए लोग हैं। अभी म्यांमार में भी आपको मालूम है जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसकी वजह से म्यांमार से भी कुछ लोग हिंदुस्तान के बॉर्डर से एंटर करके यहाँ पर आए हैं। तो वो चिन रेफ्यूजीज उनमें से एक है। तो उनको किसी भी तरह का बिजनेस ओन करना या लैंड परचेस करने की रेस्ट्रिक्शन लगा दी एमजीपी ने। अब जो एमजीपी की रिएक्शन है टू द एथनिक ब्रेथरेंस, ब्रेथरेंस मतलब कोई एक कम्युनिटी को कहते हैं, तो कोई एक्सेप्शन नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा कोई अलग काम कर दिया, ये जनरली यही होता है, ठीक है। जैसे मुस्लिम उम्मा का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, रेगुलरली फॉल्टर्स ईच टाइम ऑन द पैलेस्टीनियन एंड रोहिंग्यन रेफ्यूजी इशूज, यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी बात करती रहती है, जो आपका पैलेस्टीनियन का इशू चल रहा है, जो रोहिंग्यन रेफ्यूजीज का इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो मेन स्ट्रीम अरुणाचलीज हैं, नेवर एक्सेप्टेड द चकमा एंड हजोंग माइग्रेंट्स, दो फॉलोइंग द 1996 सुप्रीम कोर्ट they have come to live with the idea that चकमास and हजोंग्स are here to stay। यानी उनका कहना है कि भाई जो मेन स्ट्रीम अरुणाचल के लोग हैं, उन्होंने वैसे तो एक्सेप्ट नहीं किया चकमा हजोंग माइग्रेंट्स को, बट हाँ जो 1996 में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी, वर्डिक्ट क्या थी कि भाई जो सबको राइट टू लिव है, ठीक है, तो उनको ऐसे निकाला नहीं जा सकता। तो उसके बाद उनके माइंड में ये तो आ गया कि हाँ अब ये यहाँ पर स्टे करेंगे। अब ऑथर कहने लगे कि देखो भाई मैंने एज ए इंटरलोक्यूटर ऑफ द एमएचए काम किया है ना, इंटरलोक्यूटर मतलब रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वो क्या कहते हैं इंटरलोक्यूटर भी रहे हैं। तो जो ब्रू डिस्प्लेस पर्सन थे, ठीक है, तो उन्होंने एमएचए को क्या सजेस्ट किया है, टू एस्टैब्लिश ए हाई पावर कमिटी टू रिजॉल्व द चकमा हजोंग इम्ब्रोग्लियो। तो जो चकमा हजोंग इशू है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो कंफ्यूजन है, इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एमएचए होम मिनिस्ट्री से बोला कि भाई हाई पावर कमेटी बनाओ। अब एमएचए ने क्या किया, एमएचए ने इसको किया, स्टेक होल्डर्स फॉलोड, एक हाई पावर्ड कमेटी बनती है जिसमें आपका आपसू थी, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, है ना, कमेटी फॉर सिटीजनशिप राइट्स ऑफ द चकमास एंड हजोंग्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड अरुणाचल गवर्नमेंट एंड द होम मिनिस्ट्री वाज सेटअप। तो इतनी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके एक क्या बनाई, हाई पावर्ड कमेटी बनाई। अब हुआ क्या, तो पर्पस तो ये था कि भाई जो इशू है उसको और बेहतर तरीके से समझा जा सके, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो वॉकआउट कर गई, ठीक है। जो सेंटर ने डायलॉग क्रिएट किया, आपका चकमा हजोंग की ऑर्गेनाइजेशन थी, अरुणाचल की स्टेट गवर्नमेंट थी, तो इसमें जो अरुणाचल की स्टेट गवर्नमेंट थी वो वॉकआउट कर गई। फिर 2021 में क्या होता है, एक हाई लेवल स्टेट की कमेटी बनती, स्टेट लेवल हाई पावर्ड कमेटी, उसमें चकमा हजोंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है, और उसमें कई सारे ऐसे मीजर्स लिए गए जिसको चकमास हैड टू रिड्रेस थ्रू इंटरवेंशंस ऑफ द एनएचआरसी, ठीक है, जिसको एक तरीके से रिड्रेस करना पड़ा चकमास को विद द हेल्प ऑफ एनएचआरसी, द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। फिर 2021 अगस्त 15 चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू कहते हैं, अनाउंस द रीलोकेशन ऑफ द चकमास एंड हजोंग्स आउटसाइड द स्टेट, and both Khandu and Rijiju repeatedly pressed the relocation of the Chakmas and Hajongs with the Apsu joining the chorus. ठीक है, these two prominent leaders of the state and Apsu are unlikely to change their positions, notwithstanding the statement of the Assam CM। यानी जो आपका आसाम के अपना अरुणाचल के सीएम साहब हैं और जो एमपी साहब हैं, उन्होंने उस बात पे जोर दिया कि उनको रिलोकेट करना चाहिए, लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग द स्टेटमेंट ऑफ आसाम चीफ मिनिस्टर। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, क्योंकि एक ही पार्टी की दोनों जगह गवर्नमेंट है और उनके आपस में ही एक मिसकम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है। दो द मेन स्ट्रीम चकमास एंड हजोंग्स ऑलवेज डिमांडेड बेसिक सिविल राइट्स, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम चकमास एंड हजोंग्स है उन्होंने हमेशा बेसिक सिविल राइट्स की डिमांड करी है एज जनरल कैटेगरी पीपल। ये भी बड़ा मुद्दा है, जब वो रहेंगे तो उन्हें क्या एसटी स्टेटस मिलेगा या जनरल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा। तो जो
ओवरऑल उन्होंने कहा जनरल चकमा के लोग हैं, उन्होंने बेसिक सिविल राइट्स और जनरल कैटेगरी का स्टेटस डिमांड किया है। लेकिन वहीं पर कुछ जो रेडिकल्स हैं उसी कम्युनिटी में, वो इसके बियॉन्ड भी डिमांड करते हैं। ठीक है, रेडिकलाइजेशन इज बाउंड टू क्रीप इन, मतलब उसको रोका नहीं जा सकता, वो तो आएगा ही। Nonetheless, despite Changlan district being the hotbed of insurgency in Arunachal, Chakma and Hajong movement remained largely constitutional. अब एक इशू और बताया, जो सीआरडीओ है, चकमा राइट्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लीडर थे महेंद्र चकमा, ही रिजेक्टेड द डिमांड्स ऑफ द मेन स्ट्रीम चकमा। यानी जो मेन स्ट्रीम चकमास डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें बेसिक सिविल राइट्स दे दो, जनरल कैटेगरी स्टेटस दे दो, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दैट इज सिटीजनशिप एज जनरल कैटेगरी पीपल। उन्होंने कहा इसका वो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये तो सो कॉल्ड सिटीजनशिप है, अगर वो जनरल कैटेगरी का स्टेटस रखेंगे तो उनको लैंड राइट्स नहीं मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं मिलेगा, और उन्होंने कहा ये तो बहुत कम है, इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इट इज टू लिटिल टू लेट। यानी उनके आपस में ही एक कॉन्फ्लिक्ट था कि आपका मेन स्ट्रीम चकमास कह रहे हैं जनरल कैटेगरी स्टेटस दे दो, लेकिन जो सीडीआरओ के चीफ है उन्होंने कहा नहीं, हमें एसटी स्टेटस चाहिए। अब 2021 में जो सीआरडीओ है, यही आपका चकमा राइट्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट सबमिटेड अ मेमोरेंडम टू खांडू ड्यूरिंग हिज टूर टू चांगलांग डिस्ट्रिक्ट डिमांडिंग द रिस्टोरेशन ऑफ राइट्स इंक्लूडिंग गन लाइसेंसेस परमानेंट। मतलब जो आपका सीआरडीओ साहब है, जो आपका चकमा राइट्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ है, उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया खांडू साहब को 2021 में, जब वो चांगलांग के दौरे पे गए थे। उन्होंने कहा हमें क्या क्या चाहिए, राइट्स रिस्टोर करो, हमारे गन लाइसेंस इंक्लूड करिए, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दीजिए और शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट दीजिए चकमास को हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय बर्थ एंड द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल फॉर द चकमास टू रिजॉल्व द इम्ब्रोग्लियो। यानी एसटी स्टेटस के साथ साथ उन्होंने डिमांड करी कि हमें एक ऑटोनोमस काउंसिल भी बना के दो, तभी जाके हम ये इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे। सेपरेट ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल फॉर द चकमास टू रिजॉल्व द इम्ब्रोग्लियो। क्योंकि देखो अब जो पॉपुलेशन है, मतलब अब जो चकमा के लोग हैं, उनका कहने का मतलब है उनका जन्म तो हिंदुस्तान में हुआ, वो जो बाहर से आए थे वो आए थे, ये कह रहे हैं भाई हम तो बाई बर्थ हिंदुस्तान में ही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद हुआ करेंटली द Chakma and Hajong imbroglio is caught between the demand of the mainstream Arunachalis, including the CM Rijiju and Apsu, to expel them from Arunachal through relocation, and demands of the fringe elements of the Chakmas, demanding not only ST and PRC but a separate autonomous territorial council to resolve the citizenship demand. यानी अभी करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन में दो स्ट्रीम चल रही है। एक तो जो अपना अरुणाचल के लोग हैं भाई, इंक्लूडिंग आपका सीएम साहब, एमपी साहब एंड आपको, उनका ये है कि भाई इनको रिलोकेट करो, अरुणाचल से एक्सपेल करो। दूसरी साइड उनका ये कहना है कि जो चकमास के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनकी डिमांड ये है कि हमें एसटी स्टेटस भी दो, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी दो, सिर्फ इतना नहीं, साथ ही साथ एक सेपरेट ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल दो टू रिजॉल्व द सिटीजनशिप डिमांड। ठीक है, the security challenge for Arunachal, for which the Chakmas and Hajongs were brought in the 1960s, remain the same. ठीक है, अब जो सिक्योरिटी इशू की वजह से वो लाए थे, वो तो भाई अभी भी वही है। सिक्योरिटी इशू क्या था, देखो ऐसा था, जब आपका 1962 में सिनो इंडिया वॉर चल रहा था, मतलब इंडिया और चाइना का जो वॉर चल रहा था, तब भारत सरकार ने ये सोचा कि भाई नेफा के आसपास की आबादी कम है, तो हमें वहां पर लोगों को सेटल करना चाहिए, क्योंकि अगर आबादी खाली रहेगी, खाली एरिया रहेगा, तो पड़ोस की कंट्री जैसे चाइना, उसके लिए आसान रहेगा वहां पर एंटर करना। जैसे अभी भी आप सुनते होंगे अरुणाचल क्या कर रहा है, हमारे देश के बॉर्डर में घुस के विलेजेस क्रिएट कर रहा है, ये आप सुनते रहते होंगे। तो उसका मतलब क्या है, वो एरिया खाली है तो वो आसानी से घुस आते, अगर आबादी होगी तो इतनी आसानी से नहीं घुस पाएंगे। तो इसी वजह से 1962 वॉर के बाद ये डिसाइड हुआ था कि भाई जो नेफा वाला एरिया है, यानी आज का अरुणाचल, वहां पर आबादी को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, had the Union of India North launched a scheme for settlement of people in the NEFA, including in Vijayanagar area, to beef up security, the Chakmas and Hajongs would not have been settled there. तो चकमास एंड हजोंग्स को भी उसी स्कीम के तहत
वहां पर सेटल किया गया था। ठीक है, फॉलोइंग द इंडिया चाइना क्लैशेस एंड पैंगोंग लेक। अब वो ऑथर आज का एग्जाम्पल लेते कि भाई अभी आपने देखा लद्दाख में क्या था, इंडिया चाइना क्लैशेस देखने को मिले पैंगोंग लेक में, तो चाइना भी कई सारे मॉडल विलेजेस जिसको वो कहते हैं जियाओ कांगसो, मतलब जियाओ कांगसो मॉडल विलेजेस चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर पे बना रहे हैं, मतलब अपनी साइड जो उनका बॉर्डर है वहां पर कई सारे वो मॉडल विलेजेस बना रहे हैं। तो उसके बदले में भारत सरकार ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मैंने करंट अफेयर्स में इसके बारे में पढ़ाया है ना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत 3000 बॉर्डर विलेजेस भारत सरकार डेवलप कर रही है, इंक्लूडिंग अरुणाचल, टू काउंटर दीज जियाओ कांग्स। ठीक है, if push comes to shove with the Chinese aggression, India is more likely to populate the border areas along the India-China border। मतलब अगर किसी तरह का एग्रेशन होता है तो भारत जो है उस ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर क्रिएट कर लेगा। Furthermore, as Arunachal has been opened up for business, अब देखो अरुणाचल में आपने नोटिस किया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो आपका इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं, है ना, आपका बिजनेस आ रहा है, तो बिजनेस आ रहा है, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो और ज्यादा माइग्रेंट्स आएंगे, वो भी अरुणाचल में सेटल होंगे। ठीक है ना, तो ये इशू आगे हो सकता है फिर क्रिएट हो, तो इसको अभी रिजॉल्व करने की जरूरत है। In the meanwhile, the Chakma-Hajong imbroglio has become a prisoner of community and power politics in the state। ठीक है, तो कुल मिला के जो चकमा हजोंग imbroglio है, they have become the prisoner of community and power politics in the state। The rule of law has so far prevented radical elements from both sides from taking illegal measures। History is instructive, it does not take time for the fringe elements to get traction। तो मतलब अभी तक तो फ्रिंज एलिमेंट्स को काफी हद तक रोका गया है, बट कब तक रोक पाएंगे ये देखना होगा। ठीक है, तो फ्रिंज एलिमेंट्स को टाइम नहीं लगता है पकड़ बनाने में, तो ऐसा ऑथर का कहना है। मतलब कुल मिला के उनका कहना है एक कमेटी बने, एक रेजोल्यूशन क्रिएट हो और इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑथर, जो उन्होंने ये पॉइंट्स बोले। आई होप आपको पॉइंट समझ में आए होंगे, इशू थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्या क्या चकमा हजोंग इस इशू से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको आपने समझा होगा। ठीक है ना, तो यही इसका पर्पस होता है कि आपका जो लोकल मुद्दे हैं उसको भी अपन डील करें, ताकि अगर वो आपका लोकल इश्यूज के नाम पर आपका अरुणाचल जीके में पूछता है तो उसको हम टैकल कर पाए। चलिए सर, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज डीसी इनॉग्रेट्स टर्फ फुटबॉल ग्राउंड। ये टर्फ फुटबॉल ग्राउंड क्या होता है, मतलब एक तरीके से ये एवरग्रीन यहाँ पर घास रहेगी, इसमें पैरेलल घासें होती हैं, देख रहे हो, एक इस तरह की घास, फिर एक इस तरह की घास, फिर इस तरह की, फिर इस तरह की, यानी दो वैरायटी की ग्रासेस लगाते हैं ताकि एक सीजन में एक वैरायटी रहे, दूसरे सीजन में दूसरी रहे। तो ये एवरग्रीन टर्फ हो जाएगा फुटबॉल। आपका स्टेडियम कहाँ पर ओपन हुआ है तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट एवर फुटबॉल टर्फ फुटबॉल ग्राउंड इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पर है, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में इसे इनॉग्रेट किया है। तो ये क्वेश्चन एपीएसएसबी में हट से आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ये जो इशू है ये मेंस में आ सकता है आपका, नीड टू प्रमोट एग्रीकल्चर टूरिज्म। मतलब पूछ सकता है आपसे कि अरुणाचल में एग्रीकल्चर टूरिज्म कैसे प्रमोट किया जा सकता है, या फिर एग्रीकल्चर टूरिज्म क्या होता है। उसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर पॉइंट्स आपके मार्क किए हैं, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, अरुणाचल प्रदेश हैज वास्ट स्कोप फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर टूरिज्म। ठीक है, यानी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो प्रमोट किए जा सकते हैं एज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर टूरिज्म, जैसे कि पैडी कम फिश कल्चर ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो का कब पैडी कम फिश कल्चर हो गया, वेट राइस कल्टीवेशन कम सीनिक ब्यूटी ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड्स ऑफ यजाली। ठीक, ऑरेंज गार्लैंड्स ऑफ दाम्बुक, द पाइनएप्पल गार्डन्स इन बागरा। तो ये आपके कुछ एरियाज हैं जहां पर एग्रीकल्चर टूरिज्म प्रमोट किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर न्यूज में ऑथर ने लिखा है। ठीक है, फिर वो ये कह रहे हैं, देखो ये अरुणाचल में एग्रीकल्चर के जो पीक सीजन है दैट इज अप्रैल। इट इज द पीक सीजन फॉर एग्रीकल्चर इन द गालो एरियाज, स्पेशली फॉर दोज हु प्रैक्टिस शिफ्टिंग ट्रेडिशन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस महीने क्या क्या होता है ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। फिर यहाँ पर ऑथर्स कहते हैं कि देखो, आई फील दैट इफ वी इनकरेज एग्रीकल्चर टूरिज्म इन अवर स्टेट, there will be income and employment generation in the rural areas of the state, especially for farmers, self-help groups and unemployed youth of the village। यानी अगर आप एग्रीकल्चरल टूरिज्म को प्रमोट करोगे कि भाई जीरो को देखने आ रहे हैं लोग, जीरो में जो आपका
पैडीकम फिश कल्टीवेशन है उसे लोग देखने आ रहे हैं, या अदर रूरल एरियाज में जा रहे हैं, तो जब वो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, स्टे करेंगे, तो उससे क्या है, वहां की इकोनॉमी डेवलप होगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां के लोगों की अर्निंग इंप्रूव होगी। अब टूरिस्ट फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक टू टेक ब्रेक्स टू रिलैक्स एंड एंजॉय द रूरल लाइफ एंड वांट टू लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ द रूरल फार्मर्स ऑफ अरुणाचल। अब भाई जो बड़े शहर में रह रहा है ना, मेट्रो सिटीज में रह रहा है, उसका कभी कभी मन होता है किसी गांव जाए, किसी हरियाली वाले एरिया में जाए, किसी हिल स्टेशन में जाए, वहां का कल्चर देखें, वहां एक्सप्लोर करें। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे ये पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं इन एग्रीकल्चर टूरिज्म। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर ऑथर ने बोलने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये अगर कभी एग्रीकल्चरल टूरिज्म पे क्वेश्चन आता है तो वो पॉइंट्स उसके लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है सर, चलिए, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आज की न्यूज एनालिसिस इतना ही। तो यहाँ पर हमारा जो अप्रैल का पार्ट था वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से मैं आपका मई का एनालिसिस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है सर, तो देखिए, मैं एनालिसिस अगर अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।